हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम विनायक वर्मा है और मैं एक रियल एस्टेट कंसल्टिंग फर्म को चलाता हूं। तो आज हम जिस केस स्टडी की बात करेंगे तो उसमें हमारे क्लाइंट थे जो कि एक गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग की यूनिट्स चलाते थे। उनके पास इन टोटल 3 यूनिट्स थी, बट आज की सिचुएशन देखे जाए तो उनकी कंडीशन ऐसी हो गई थी कि लिक्विडिटी ख़त्म हो गई थी, क्योंकि पेमेंट्स उनकी 1.25 साल से या उससे ज़्यादा स्टकअप थी। तो वो हमारे पास आए थे इसका सोल्यूशन के लिए। तो हमने उनको सारी प्रॉब्लम को समझते हुए हमने उनको एडवाइस किया कि वो एक यूनिट से लिक्विडेट करें। उसकी वैल्यू करीबन 8.5 करोड़ थी, और क्योंकि उनके बेटे को एमबीए भी करना था तो उसको करीबन 1.25 करोड़ रुपया देना था। तो 8.5 करोड़ की जो उन्होंने लिक्विड करी यूनिट, उससे 1.25 करोड़ रुपए उन्होंने अपने बेटे को एमबीए करने के लिए दे दिया। उसके अलावा जो उनके हाथ में पैसा आया, मैंने बोला 1 करोड़ की आप बैंक में एफडी बनाएं, जिससे आपको 7% रिटर्न आता रहेगा। और जो बैलेंस पैसा उनके पास बचता है, वो पैसा करीबन उनके पास बचता है 6 करोड़ का। जो 6 करोड़ में मैंने उनको बोला कि आप 2 रिटेल शॉप्स ले लें, जो कि अश्योर्ड रिटर्न मिल रहा था टिल ओसी, और उसके बाद में 7% की लीज गारंटी फॉर 3 इयर्स। वो शॉप्स थी करीबन 5-5 करोड़ रुपए की, जिसमें इन्होंने एनपीवी डिस्काउंटिंग भी कराई थी, तो उनको शॉप थोड़ी सी सस्ती पड़ गई। उसके बाद में जब वो शॉप का पोजेशन हुआ तो उसी शॉप की वैल्यू करीबन 7.5 करोड़ हो गई। तो मैंने उनकी एक शॉप को लिक्विडेट करा दिया, तो 2.5 करोड़ रुपए उनके पास प्रॉफिट भी आ गया। बाकी दूसरी शॉप की उन्होंने पेमेंट पूरी कर दी, जिससे उनको 7% रेगुलर रिटर्न करीबन 3 लाख रुपए महीने आने लगा। एफडी भी उनकी इंटैक्ट रखी, उसको भी ब्रेक नहीं किया। तो इसके ड्यूरिंग क्या हुआ, जो स्टार्टिंग में केस आया था कि वो बहुत मेंटली स्ट्रेस्ड आउट थे, डायबिटीज़, बीपी में उनको नींद नहीं आती थी, डिप्रेशन में जा रहे थे। तो उनको जब भी लिक्विडिटी पर मंथ था, क्योंकि उनका करीबन 2-2.5 लाख रुपए महीने का खर्चा था, तो जब उनकी लिक्विडिटी मंथ ऑन मंथ बन गई फिक्स्ड कि वो तो आनी ही है, और जैसे जैसे शॉप की वैल्यू बढ़ेगी रेंट भी बढ़ेगा, बैंक एफडी तो उतना ही रिटर्न देगी, वो नहीं बढ़ेगी। बट उनकी लाइफ में कंफर्ट फैक्टर आ गया कि मेरे को 4, 4.5, 5 लाख रुपया तो महीने का आ ही रहा है। तो उससे क्या हुआ, उनकी जो बाकी दोनों यूनिट्स थी उसको उन्होंने बहुत सोच समझ के हमारी एडवाइसेस को लिया। उन्होंने एक मशीनरी चेंज की जिसमें उनका 75 लाख रुपए लगा, जिससे प्रोडक्टिविटी उनकी 4 टाइम्स बढ़ गई। जो प्रोडक्टिविटी उनकी बढ़ गई, उससे उनके पास जब ज़्यादा माल बनने लगा, तो उससे उनको क्या हुआ, एक डिफरेंट मार्केट्स उन्होंने एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया। मैंने बोला टायर 2 टायर 3 सिटीज़ में भी जाएं, वो ई कॉमर्स को भी देखें। बहुत सारे मोड्स हैं जिससे वो ट्राई कर सकते हैं। तो उनका जो छोटा बेटा था वो कॉलेज के 3rd ईयर में था, उसने ये ई कॉम का पार्ट ले लिया। थोड़ा सा डिजिटल मार्केटिंग किया, थोड़ा सा उन्होंने एजेंसीज को हायर किया, और उसकी वजह से क्या हुआ, उनकी जो इनकम है वो थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे बढ़ने लगी। ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया, 1-1.25% का मंथली का डिफरेंस आया, बट उससे उनका कॉन्फिडेंस बढ़ गया। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, 1 साल के बाद में उनका बेटा भी पूरा ट्रेंड हो गया, उसने अलग अलग मार्केट्स एक्सप्लोर करने शुरू करे। इवन ई कॉमर्स करते करते उन्होंने सोचा कि हम अपना जो ये माल बन रहा है उसको हम अलग अलग कंट्रीज़ में क्यों ना भेजें। तो उन्होंने अलग कंट्रीज़ को भी टारगेट किया, और एकदम से उनका टर्नओवर जो है वो एनुअली करीबन 20-25% बढ़ गया इन टर्म्स ऑफ सेल्स रेवेन्यू, जिससे उनको और कंफर्ट फैक्टर हुआ। तो इस केस को अगर हम समझें, अगर वो यूनिट उन्होंने ना बेची होती और वो वैसे ही स्ट्रेस और टेंशन में रहते, तो एक दिन हो सकता है वो बैंकरप्सी के कगार पे चले जाते। चलो बैंकरप्सी नहीं जाते, वो सारा कुछ सेल आउट कर देते, बट जब भी प्रोडक्शन बिल्कुल ज़ीरो डाउन होता है तो उसकी वैल्यू अच्छी नहीं मिलती, सिर्फ वो मशीनरी कॉस्ट मिल पाती है। जो उस बिज़नेस की जो प्रोडक्टिविटी है वो एनहांस नहीं कर पाता जब नया बायर लेता है उसको, लेकिन चली चलाई चीज़ को हर कोई लेना चाहता है। तो राइट समय पे उन्होंने लिक्विडेट किया, उस अपने एसेट को रीस्ट्रक्चर किया, 2 शॉप्स में कन्वर्ट करके, वहाँ से उन्होंने पैसा कमाया, और आज की डेट में करीबन 4-4.5 साल हो गए हैं, और उनकी लाइफ बहुत अच्छी है। उनको लिक्विडिटी आराम से आ रही है, नए मार्केट्स उन्होंने टैप किए अपनी बाकी 2 जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं उनसे, और वो प्लान कर रहे हैं कि अनदर 2 साल बाद
हो सकता है उनका जो बड़ा बेटा है वो वापस भारत लौटे और वो थोड़ा सा एक्सपेंशन मोड में जाएं। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि कभी कभी हम अपने ईगो से कि हमारे फादर साहब ने इंडस्ट्री लगाई है 30-35 साल पुरानी है, हम उसको कैसे ख़त्म कर दें, अगर हम ऐसे बिल्कुल स्टिक होके बैठ जाएं तो शायद हम वाइज डिसीजन ना ले पाएँ। और हमारे पास जो टूल्स एंड टेक्निक्स हैं जिसमें बहुत बड़ा पार्ट एक रियल एस्टेट का है, क्योंकि रियल एस्टेट एक ऐसी चीज़ है जो आपको मंथली पैसा दे सकती है, प्रोवाइडेड आपको उस टूल को सही तरह से यूज़ करना आ रहा हो। जब आपको मंथली इनकम आती रहती है, रेंटल इनकम जिसको हम बोलते हैं, तो उससे आपका माइंड फ्री हो जाता है। और अगर माइंड फ्री है तो माइंड एक्सप्लोर करता है। हाँ, इसमें भी दो बातें हैं, कुछ लोग माइंड फ्री होता है वो टाइम वेस्ट करते हैं, कुछ लोग होते हैं जो प्रोडक्टिव और जो बढ़ने वाले होते हैं, अगर उनका माइंड फ्री होता है तो वो एक्सप्लोर करते हैं न्यू अपॉर्चुनिटीज़। तो इस केस में क्लाइंट्स ने हमारी बात मारी, नई अपॉर्चुनिटीज़ को देखा और लाइफ में आगे बढ़े। आई होप इस केस से आप कुछ समझ पाएंगे कि कैसे प्रॉपर्टी आपको बेनिफिट कर सकती है फॉर पीस ऑफ माइंड एंड फर्दर एनहांसमेंट ऑफ योर लाइफ। आगे भी मैं इस तरह के केस स्टडीज़ लाते रहेंगे जिससे आप लोगों को बेनिफिट मिलता रहे। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू सो मच।